नमस्कार, स्वागत है आपका जनता टीवी में। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और चलिए वक्त हो गया है बड़ी खबरों की ओर फटाफट अंदाज में रुख करने का। बड़ी खबर के प्रायोजक हैं रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम। केंद्र सरकार आज आम बजट पेश करने जा रही है। वित्त वर्ष 2021 11 बजे आम बजट पेश करेंगे। निर्मला सीतारमण लोकसभा में तीसरी बार केंद्रीय आम बजट को पेश करेंगी। कोरोना महामारी के चलते ठप पड़ी अर्थव्यवस्था को बूस्टर डोज देने के लिए दरअसल सरकार क्या कदम उठाती है और इस पर सभी की नजरें रहेंगी। रोजगार टैक्स में रियायत, महंगाई जैसे मुद्दों पर लोगों को राहत की उम्मीदें हैं। रविवार शाम को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपनी बजट टीम के साथ फोटो सेशन की औपचारिकता पूरी की है, जहां पर उनके साथ केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहे। इस बार के आम बजट से देशवासियों को काफी उम्मीदें हैं। बता दें आपको कि किसान, कामगार से लेकर आम करदाता और साथ ही छोटे बड़े कारोबारी तक सभी की नजर बजट पर टिकी है। कोरोना की वजह से सरकार ने इस बार बजट डॉक्यूमेंट्स की जो छपाई है वो नहीं की है। बजट की कॉपी सभी सांसदों को डिजिटल तरीके से बांटी जाएगी। आजादी के बाद ऐसा पहली बार है जब पेपरलेस बजट पेश किया जाएगा। संसद के बजट सत्र के दौरान सरकार प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी पर बैन लगाने वाला नया बिल लाने की तैयारी में है। इस बिल के लागू होने के बाद अब देश में बिटकॉइन समेत सभी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी बैन हो जाएंगी। राज्यसभा की सभापति और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने दरअसल बीएसी बैठक बुलाई, जिसमें कि संसद में होने वाली चर्चाओं के समय निर्धारण को लेकर चर्चा की गई। इस बैठक में राज्यसभा की सभी फ्लोर लीडर्स को भी बुलाया गया। बीएसए यानी कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव और बजट पर चर्चा के लिए 10-10 घंटे का समय तय करने पर आम सहमति बनी। साथ ही अन्य मसलों पर भी चर्चा हुई। पीएम मोदी के तिरंगे के अपमान वाले बयान पर भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने पलटवार किया। टिकैत ने कहा है कि तिरंगा सबका है, ये सिर्फ प्रधानमंत्री का नहीं है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि सारा देश तिरंगे से प्यार करता है, जिसने तिरंगे का अपमान किया उसको पकड़ा जाए। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि हम देश के प्रधानमंत्री का सम्मान करते हुए समाधान चाहते हैं, बंदूक की नोक पर बातचीत नहीं होगी। टिकैत ने कहा है कि बातचीत करेंगे, लेकिन सरकार किसी प्रकार की शर्त रखकर बात ना करे। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने बयान पर दरअसल केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा है कि नए कृषि कानून किसानों के हित में है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि नई व्यवस्था में एमएसपी और मंडी व्यवस्था क्रियाशील रहेंगी। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने शरद पवार को टैग करते हुए लिखा है कि नए कृषि कानून में एमएसपी को कोई खतरा नहीं है और ना ही मंडियां प्रभावित होंगी। तोमर ने कहा है कि शरद पवार के सामने तथ्य गलत तरीके से पेश किए गए हैं। नरेंद्र तोमर ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि शरद पवार केंद्रीय कृषि मंत्री रह चुके हैं। वे कृषि से जुड़े मुद्दों और उनके समाधान से भली भांति वाकिफ हैं। पूर्व में उन्होंने भी कृषि संबंधी सुधारों को लाने की पुरजोर कोशिश की थी। कृषि कानून के खिलाफ किसानों का आंदोलन 68वें दिन भी जारी है। किसानों की मांग यही है कि सरकार तीनों कृषि कानूनों को रद्द करे और सिर्फ एमएसपी पर कानून बनाए। बीते दिनों हुई हिंसा और राकेश टिकैत के आह्वान के बाद गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन नया मोड़ ले चुका है। बता दें कि सिंगू बॉर्डर के साथ ही अब गाजीपुर पर भी किसान आंदोलन का बड़ा पॉइंट बनता जा रहा है। दिल्ली हिंसा के बाद अब गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के लौटने के बाद सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। बता दें आपको कि दिल्ली पुलिस ने 3 से 4 लेयर के बैरिकेड्स लगाए हैं और साथ ही बैरिकेड्स के ऊपर कटीले तार भी लगाए गए हैं। दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का जमावड़ा बढ़ने के बाद अब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली के 3 सीमाओं पर इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी हैं। गाजीपुर, सिंगू और टीकरी बॉर्डर पर अगले आदेश तक इंटरनेट सेवाएं बंद रहेंगी।
उधर दिल्ली हिंसा मामले में पुलिस ने अब तक 38 एफआईआर दर्ज की है। वहीं 44 लोगों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। अब तक 84 लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को हिंसा से जुड़ी 1700 से ज्यादा वीडियो क्लिप्स मिली हैं, जिनमें जनता से जुटाई गई मोबाइल क्लिप्स और सीसीटीवी फुटेज भी शामिल है। किसान नेता गुरनाम सिंह चडूनी ने दरअसल किसान आंदोलन को लेकर जनता टीवी से खास बातचीत की। गुरनाम सिंह चडूनी ने कहा है कि गाजीपुर बॉर्डर पर सरकार की तरफ से आंदोलन को खत्म करने की साजिश रची गई थी। गुरनाम सिंह चडूनी ने कहा है कि प्रशासन की तरफ से धरना स्थल खाली करने की तैयारी की जा रही थी। उन्होंने ये भी कहा है कि दिल्ली हिंसा के लिए दीप संधू जिम्मेदार है, मगर एफआईआर किसानों पर दर्ज किए गए हैं। उधर कांग्रेस पार्टी में नेतृत्व को लेकर लगातार उठ रहे सवालों के बीच अब दिल्ली कांग्रेस कमेटी ने राहुल गांधी को तत्काल प्रभाव से पार्टी का अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव पारित किया है। बता दें कि इस बैठक में दिल्ली कांग्रेस ने 3 प्रस्ताव पारित किए हैं। दिल्ली कांग्रेस ने अपने प्रस्तावों में दिल्ली हिंसा को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को जिम्मेदार ठहराया है। दोनों नेताओं से इस्तीफे की मांग की गई। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 2 फरवरी को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बता दें आपको कि दरअसल ये बैठक मंगलवार सुबह 11 बजे पंजाब भवन में होगी, जिसमें किसान आंदोलन पर चर्चा होगी। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर के मीडिया सलाहकार रविंद्र ठुकराल ने दरअसल सर्वदलीय बैठक की जानकारी ट्वीट कर दी है। हालांकि सर्वदलीय बैठक में कौन कौन से दल भाग लेंगे यह अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। बता दें आपको कि दिल्ली हिंसा में आरोपी पंजाबी एक्टर दीप संधू का एक और वीडियो सामने आया है, जिसमें कि दीप संधू ने बीजेपी सांसद सनी देओल पर लोगों को धोखा देने का आरोप लगाया है। दीप संधू ने अपने वीडियो में कहा है कि सनी देओल ने लोगों को धोखा दिया है। उन्होंने कहा कि आज मैं सनी देओल को कहना चाहता हूं कि वो गलत हैं। दीप संधू ने कहा है कि मैंने पंजाब और यहां के लोगों की आवाज उठाई है, मुझे गद्दार की तरह पेश किया जा रहा है। दिल्ली में इजरायली दूतावास के पास हुए बम धमाके में भारी साजिश के सबूत मिले हैं। दरअसल दिल्ली पुलिस को इजरायली दूतावास के नाम से एक धमकी भरी चिट्ठी मिली है, जिसमें कहा यह गया है कि ये तो अभी ट्रेलर है। सूत्रों के मुताबिक धमाके में इस्तेमाल जो बम है वो किसी अनुभवी प्रोफेशनल ने तैयार किया था। बम तैयार करने वाले को आईईडी की ट्रेनिंग दी गई थी और इतना ही नहीं, धमाके के लिए टाइमर का इस्तेमाल किया गया था। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले सीएम ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा है। दरअसल उनकी पार्टी टीएमसी के कई बागी विधायक और नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। टीएमसी के इन बागी नेताओं ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद पार्टी ज्वाइन की, जिसमें पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री राजीव बनर्जी और विधायक वैशाली डालमिया ने समेत 5 कद्दावर नेता शामिल हैं। बीजेपी इस साल तमिलनाडु में होने वाले विधानसभा चुनाव में एआईएडीएमके के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ेगी और इस पर खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मोहर लगाई है। तमिलनाडु के 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचे जेपी नड्डा ने कहा है कि बीजेपी और एआईएडीएमके गठबंधन आगे भी जारी रहेगा। बता दें कि इससे पहले बीते कुछ दिनों से दोनों दलों के बीच मतभेद की खबरें भी आई थी। कोरोना वायरस से राहत पाने के लिए अब देश को जल्द एक और वैक्सीन मिल सकती है। दरअसल सीरम के सीईओ पूनावाला ने कहा है कि इस साल जून के अंत तक कंपनी एक और वैक्सीन कोवोवैक्स को लॉन्च कर सकती है। अमेरिकी कंपनी नोवावैक्स के साथ दरअसल मिलकर वैक्सीन बना रही सीरम इंडिया भारतीय बाजार में इसे लोकल ब्रांड कोवोवैक्स के नाम से लॉन्च करेगी। पूनावाला ने कहा है कि नोवावैक्स के साथ सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की साझेदारी के तहत वैक्सीन का ट्रायल कराया जाएगा। कोरोना के बाद अब बर्ड फ्लू देश में दहशत फैला रहा है। दरअसल केंद्र सरकार ने 10 राज्यों के पोल्ट्री बर्ड्स में बर्ड फ्लू फैलने की पुष्टि की है, जबकि 13 राज्यों में कौवे, प्रवासी और जंगली पक्षियों में इस बीमारी की जानकारी मिली है।
कोरोना संकट को देखते हुए गुजरात में लंबे समय से लगे नाइट कर्फ्यू को लेकर अहम फैसला लिया गया है। दरअसल राज्य के 4 बड़े शहरों में नाइट कर्फ्यू को 15 फरवरी तक के लिए बढ़ा दिया गया है। गुजरात में लगने वाले नाइट कर्फ्यू में 4 बड़े शहर अहमदाबाद, राजकोट, वडोदरा और साथ ही सूरत शामिल हैं। हालांकि इस नाइट कर्फ्यू के दौरान 1 घंटे की राहत जरूर दी गई है। यानी पहले जो नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे से लगता था वो अब 11 बजे से लगेगा। उधर उत्तर भारत में आज से सक्रिय हो रहे पश्चिमी विक्षोभ के चलते ठंड से हल्की राहत जरूर मिल सकती है। वहीं आगे 4 से 5 दिनों में दरअसल दिल्ली एनसीआर समेत कई इलाकों में हल्की बारिश की संभावनाएं भी जताई जा रही हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजधानी लखनऊ के डफरिन अस्पताल में पल्स पोलियो ड्रॉप पिलाकर अभियान की शुरुआत की। अभियान की शुरुआत के बाद सीएम योगी ने लोगों को संबोधित भी किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने बिजनौर के बलिया तक गंगा के दोनों किनारों पर बसे 1038 गांवों को नए आरती स्थल के तौर पर चुना है। बता दें कि नए आरती स्थलों को जन सहभागिता के आधार पर संचालित किया जाएगा। किसान आंदोलन को लेकर बागपत के बड़ौत में किसानों की ओर से महापंचायत बुलाई गई है। बालियान खाप के आह्वान पर बड़ी तादाद में किसान महापंचायत शामिल हुए। आपको बता दें कि जिसमें कि किसान नेता नरेश टिकैत ने किसान आंदोलन को तेज करने का ऐलान किया। समाजवादी पार्टी ने किसान आंदोलन के समर्थन में समाजवादी किसान समिति का गठन किया है। इस समिति में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ, सहारनपुर मंडलों के सभी जिलों के जिलाध्यक्ष और साथ ही वरिष्ठ नेता भी शामिल हैं। लखीमपुर खीरी पुलिस प्रशासन ने सड़कों पर फर्राटा भरने वालों के खिलाफ पैनी नजर बनाए हुए है। पुलिस ने लगातार सड़कों पर गश्त कर पटाखा बुलेटों पर कार्रवाई करते हुए करीब 50 बुलेट जमा करवाई हैं। वहीं इस कार्रवाई से चालकों में हड़कंप मचा हुआ है। बिजनौर के शाहबाजपुर गांव के पास एक अज्ञात वाहन ने बाइक सवार 2 युवकों को टक्कर मार दी, जिसमें दोनों 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। फर्रुखाबाद जिले के आपको बता दें कि दिलावरगंज के पास नाले में पड़ा एक 4 महीने का भ्रूण मिला है। पुलिस ने सूचना मिलने पर भ्रूण को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। लखीमपुर खीरी पुलिस की ओर से दरअसल अपराध को रोकने के लिए निरंतर कार्रवाई की जा रही है और इस कड़ी में पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने शातिर अपराधी बालकृष्ण के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए लगभग 1 करोड़ 15 लाख रुपए कीमत की संपत्ति जब्त कर ली है। फर्रुखाबाद के खंडौली गांव में एक महिला को जलाकर मारने की कोशिश की गई है, जिसे उपचार के लिए लोहिया अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां पर उसकी स्थिति बिगड़ने पर उसे सैफई मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। उन्नाव के आपको बता दें कि अध्ययन थाना क्षेत्र में चाय बनाते समय गैस सिलेंडर में आग लग गई और वहीं आनन-फानन में जलता गैस सिलेंडर घर से बाहर फेंक दिया गया, जिससे बड़ा हादसा होते होते टल गया। कोरोना महामारी के चलते बंद पड़े स्कूल फिर से खुल रहे हैं। आपको बता दें कि हरियाणा में आज से सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में 6ठी से 8वीं तक की कक्षाएं लगाई जाएंगी। मौजूदा समय में क्लासेस सुबह 10 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक चलेंगी। उधर सरकारी स्कूल के अध्यापकों को 15 मिनट पहले यानी कि लगभग 9:45 बजे तक स्कूल में आने के आदेश दिए गए हैं। छात्र समय पर स्कूल में प्रवेश कर सकेंगे। स्कूल में एंट्री के लिए किसी भी स्वास्थ्य केंद्र और चिकित्सक से स्वास्थ्य जांच का प्रमाण जरूरी होगा। छात्रों को स्कूल आने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। जो छात्र ऑनलाइन पढ़ाई करना चाहते हैं उनकी पढ़ाई वैसे ही जारी रहेगी। स्कूल में छात्रों के लिए थर्मल स्क्रीनिंग और साथ ही साथ सैनिटाइजेशन का प्रबंध किया गया है। गौरतलब है कि प्रदेश में 9वीं से 12वीं की क्लासेस पहले से ही लग रही हैं।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अंबाला में प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज से मुलाकात की। बता दें आपको, अनिल विज पिछले 2 महीने से कोरोना संक्रमण से अस्वस्थ थे। वहीं प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने मुलाकात के दौरान कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री नीलम शर्मा ने बीजेपी का दामन थामा है, जिनका मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पार्टी में स्वागत किया। अनिल विज ने मुलाकात के बाद दरअसल सीएम मनोहर लाल ने मीडिया से बातचीत के दौरान दिल्ली हिंसा पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि दिल्ली हिंसा के बाद बनी परिस्थितियों में कांग्रेस का जो रोल रहा वे निंदनीय है। वहीं किसान आंदोलन को लेकर सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि लोकतंत्र में सभी को अपनी बात करने की आजादी है। प्रधानमंत्री मोदी ने बातचीत से हल निकालने की बात कही है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि जल्द रास्ता निकल जाएगा। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने किसानों के समर्थन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें कि उन्होंने ये भी कहा है कि प्रदेश सरकार किसानों के समर्थन में 3 फरवरी से 5 फरवरी तक राज्य के प्रत्येक ब्लॉक में शांति मार्च का आयोजन करेगी। कुमारी शैलजा ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि जिस दिन से कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन शुरू हुआ, उसी दिन से केंद्र सरकार कथित तौर पर षड्यंत्रकारी से बदनाम करने की कोशिश कर रही है। जींद में खटकड़ टोल प्लाजा पर खापों की पंचायत हुई है, जिसमें कि खाप पंचायतों ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कृषि कानूनों के खिलाफ जारी लड़ाई में आंदोलनकारी किसानों का समर्थन करें। उधर खाप पंचायत ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि लोग बीजेपी और जेजेपी का झंडा अपने घरों पर ना लगाकर तिरंगा और किसान यूनियन का झंडा लगाएं। वहीं खाप पंचायतों के फैसले के बाद अब जींद में लोगों ने किसानों के समर्थन में आगे आए हैं। लोगों ने अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज के साथ साथ किसान यूनियन के झंडे भी लगाए हैं। किसान आंदोलन को लेकर रतिया में किसानों ने महापंचायत बुलाई। केंद्र सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। किसान नेताओं ने कहा है कि सरकार ने जानबूझकर लाल किले पर सब कुछ करवाया। किसान नेताओं ने कहा है कि सरकार किसानों को बदनाम कर आंदोलन को कुचलने की कोशिश की है, लेकिन सरकार इसमें सफल नहीं होगी। उधर बल्लभगढ़ के ऊंचा गांव में दरअसल कई लोग जेजेपी में शामिल हुए हैं। जिला अध्यक्ष तेजपाल डागर के नेतृत्व में लोगों ने पार्टी की सदस्यता ली है और इस दौरान तेजपाल डागर ने कहा उनके प्रयास से लगातार पार्टी का कुंभा बढ़ रहा है। 1 फरवरी को पेश होने वाले आम बजट से अंबाला में व्यापारी वर्ग को काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। व्यापारियों का कहना यही है कि उन्हें उम्मीद यही है कि लॉकडाउन के दौरान हुए घाटे को कम करने के लिए सरकार इस बजट में कुछ राहत जरूर देगी। वहीं महिलाओं ने कहा है कि महंगाई की वजह से उन्हें घर का खर्च चलाना बेहद मुश्किल हो गया है। महिलाओं को उम्मीद है इस बजट में सरकार आम नागरिकों के बारे में सोचेगी, महंगाई कम करने पर ध्यान देगी। बहादुरगढ़ में रियल एस्टेट से जुड़े कारोबारियों को केंद्रीय बजट से इस बार काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। लोगों का कहना है कि आम बजट में रियल एस्टेट सेक्टर के लिए फंड की व्यवस्था होनी ही चाहिए। वहीं आम बजट में लघु और मध्यम उद्योगों के लिए राहत पैकेज की मांग की गई है और साथ ही लोगों का कहना है कि मशीनरी निर्माण के लिए सरकार को बजट में राहत देना चाहिए। फरीदाबाद में हरियाणा के पूर्व मंत्री विपुल गोयल ने शहीद लेफ्टिनेंट ऋषभ शर्मा के निवास पर पहुंचे, शहीद के परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा बीजेपी सरकार शहीद परिवार की मदद के लिए हमेशा खड़ी है। उधर नूंह में माणिखेड़ा के पास ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों के चालान काटे गए। साथ ही वाहन चालकों को ट्रैफिक नियमों का पालन करने की अपील भी की गई। भारत पेट्रोलियम मंत्रालय की ओर से दरअसल फरीदाबाद के सेक्टर 9 में सक्षम साइकिल यात्रा का आयोजन किया गया है। इस मौके पर भारत गैस के तमाम कर्मचारी समेत स्कूल के छात्र छात्राओं ने साइकिल यात्रा में हिस्सा लिया। सिरसा में स्वास्थ्य विभाग की ओर से पल्स पोलियो अभियान चलाया गया है, जिसमें कि 5 साल के कम उम्र के बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई है। इस दौरान डोर टू डोर जाने वाली सभी टीमों को कुछ जरूरी दिशा निर्देश दिए गए।
रोहतक के पहरावर गांव में दरअसल 2 दिवसीय प्रदेश स्तरीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें हर आयु वर्ग के करीब 300 खिलाड़ियों ने हिस्सा भी लिया है। अमृतसर के जब्बोवाल में दरअसल एक शख्स की हत्या के बाद से इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। दरअसल पैसे के लेन देन को लेकर सुखजिंदर सिंह बेरहमी से हत्या कर उसके शव को नाले में फेंक दिया गया। उधर सोनीपत में चोरों के हौसले बुलंद है। देर रात चोरों ने एक मोबाइल की दुकान को अपना निशाना बनाया है और दुकान का शटर उखाड़कर लाखों के मोबाइल पर हाथ साफ कर वहां से फरार हो गए। वहीं सीसीटीवी में पूरी वारदात कैद हो गई। उधर पलवल में चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले 2 चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जबकि तीसरा साथी अभी भी फरार चल रहा है। बता दें आपको कि गुप्तागंज निवासी रघुनाथ ने पुलिस में चोरी की शिकायत दर्ज करवाई थी। कोरोना महामारी के बीच आज से हिमाचल में एक बार फिर से स्कूल खुल चुके हैं, तो वहीं विंटर सेशन वाले स्कूल 15 फरवरी के बाद खुलेंगे। 1 फरवरी से स्कूलों को खोलने के निर्णय के बीच अब हिमाचल के मंडी जिले में 41 शिक्षक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके चलते शिक्षा महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। चलिए, बड़ी खबर में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।